नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। अब ध्यान देंगे, पिछली कक्षा में जो हमारी बात हो रही थी वो जहांदार शाह को लेकर हो रही थी। कुछ इतिहासकार समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि एनसीईआरटी में भी यह बात लिखी हुई है। अब एनसीईआरटी की बात को अंतिम सत्य माना जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को दिया गया और जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। कुछ इतिहासकार एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी हमेशा सही तो नहीं होती है, लेकिन एनसीईआरटी को इसलिए भी सत्य मान लिया जाता है कि अगर उसमें कोई बात लिख दी जाती है तो बहुत पैमाने पर लोगों के बीच पहुंच जाती है। तो एनसीईआरटी कहता है कि जय सिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि सवाई मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सवाई मिर्जा की उपाधि देने वाला फर्रुखसियर है। एक तरह से मुगलों की यह नीति थी राजपूतों को तोड़ने की। जो मुगलों के जितना नज़दीक रहेगा, मुगल पूरे राजपूताना में सबसे अधिक प्रभावशाली उसको मानेंगे। ये भी हो गया। अब एक लाइन में बता दूं आपको, भ्रम ना रहे आपको, इतिहास में जब आप ठेठ इतिहास पढ़ेंगे, चूँकि आप जीएस में हैं इसलिए कम शब्दों में आपको बता कर प्रश्न सही कैसे ये बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम, इसने क्या दिया तो राज्य दिया। जहांदार शाह ने सूबेदारी दी तथा इसके साथ महाराजा तथा मिर्जा की उपाधि दी। फर्रुखसियर, इसने अजीत सिंह की बेटी से इसकी शादी हुई थी। जब इस संदर्भ में आप इतिहास पढ़ेंगे तो इंद्र कुंवर उनका नाम है। फर्रुखसियर के दरबार में वैसे ही अजीत सिंह का महत्व प्रभाव जो है वो ज़्यादा हो गया और इसी मामले को संभालने के लिए, संतुलित करने के लिए, कहीं जयसिंह नाराज़ ना हो जाए, इसने जयसिंह को इसने सबाई की उपाधि दे दिया। सबाई देने का जो सही इतिहास है वह फर्रुखसियर के समय का है, लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं इतिहास में लिखा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है जहांदार शाह ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जयसिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दे करके अपने प्रभाव को स्थापित करने, अपने खिलाफ कोई विद्रोह होने की स्थिति से बचना चाहता था। अब इतिहासकार कहते हैं इसने ऐलान नहीं किया, चूँकि यह ऑफिशियल व्यवस्था, यह बहुत व्यस्त था, इसलिए बहुत सारे सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी नहीं हो पाते थे। इसलिए ऑफिशियली ऐलान फर्रुखसियर के काल में हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अधिकार दे दिया जहांदार शाह के काल में ही दे दिया गया था। अब आप पढ़ेंगे उस समय यही सब समझना है होता है। यूपीएससी में और राज्य स्तरीय परीक्षा में इसी का अंतर है। राज्य में आपको तथ्य पकड़ के चलना होता है, जबकि यूपीएससी में आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब अगला मामला है मराठा का। जहांदार शाह ने मराठों को सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ का भी अधिकार दे दिया। अब यहाँ एक लाइन बहुत टेक्निकल है, चूँकि जुल्फ़िकार खान ने कहा, हुजूर मराठे भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो इसने पूछा क्या चाहते हैं वो, इसने कहा वो चौथ भी चाहते हैं। तो बोला कि दे दो, पहले क्यों नहीं दिया। तो कहा कि कैसे दे दें, अगर हम चौथ का अधिकार दे देंगे तो इनकी ताकत वो है बढ़ जाएगी, और अगर ताकत बढ़ेगी तो मुगल के लिए मुसीबत होगा। बोला कि समस्या क्या है। तो बोला कि कितना वित्त वसूल करेंगे, कितना उनका वित्त मजबूत होगा, कितना वित्त मजबूत होगा उतनी सेना मजबूत होगी। तो बोला अच्छा समस्या ये है। तो बोला कि कितना वसूल करेंगे। तो बोला हाँ ये तो एक इसका समस्या है, चलो इसका समाधान बहुत आसान है। अधिकार दे दिया चौथ का और सरदेशमुखी का के साथ साथ वसूली, लेकिन मुगल अधिकारी करेंगे, जिससे कितना वसूल किया गया है यह पता चले। तो ऐसे ऐसे भी शासक रहे हैं जो अपने अधिकारी लगाकर वसूल करके उसको दे आते थे। जुल्फ़िकार खान ने जागीरों के वितरण पर रोक लगा दिया। एक नई व्यवस्था शुरू की जिसको इजारा व्यवस्था कहते हैं। इजारा का मतलब होता है ठेकेदारी। तो पहले जो राजस्व वसूल करते थे वो अधिकारी वसूल करते थे। इससे देखा कि अधिकारी मनमाना वसूल करते हैं, ज़्यादा वसूल करते हैं और लाकर कम जमा करते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के कमजोरी का फ़ायदा उठाकर ये लोग ऐसा कर रहे थे। इसने क्या किया, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 5 करोड़ की वसूली होती है, कितना 5 करोड़। इसने नीलामी कर दी कि जो अधिकारी 5 करोड़ राजस्व वसूल करके दे सकता है उसको एक पुश्त ही पूरा वह यह क्षेत्र प्रदान करते हैं। यदि 5 करोड़ से अधिक वसूल करेगा तो तुम्हारा, अगर कम वसूल करोगे तो घाटा भी तुम्हारा। तो राजस्व की वसूली के लिए को ठेके पर दे दिया इसने। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं तो इजारा व्यवस्था कहते हैं।
इसमें राजस्व की वसूली नीलामी पद्धति से की जाती है। जहांदार शाह पर लाल कुंवर नामक एक महिला का विशेष प्रभाव था। ठीक, इसने मात्र 10 महीने माह शासन किया। प्रसिद्ध इतिहासकार खफी खान ने लिखा है, जहांदार शाह प्रथम का शासनकाल नर्तकों, गायकों एवं अभिनय कर्मी के लिए सुनहरा काल था। ठीक, अब जो आगे कहानी है, फिलहाल इतना तो समझ में आ ही गया कि मुगल पहले से और कमज़ोर हो गए। इसके कमजोरी का लाभ उठा करके अब जो शासन में आने वाला व्यक्ति है, सैयद बंधुओं की सहायता से, कौन? अजीम मुस्तान का पुत्र फर्रुखसियर मुगल गद्दी प्राप्त करने में सफल रहा। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर मुगल शासन की डोर 1713 में अपने हाथ में लेने में ये सफल हुआ। अब सैयद बंधु कौन है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैयद बंधु को राज निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधुओं के 4 व्यक्तियों को उन्होंने मुगल गद्दी पर स्थापित किया था। पहला है फर्रुखसियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला और चौथा है मोहम्मद शाह रंगीला। ये 12 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैयद थे। सैयदों का मुस्लिम धर्म में बहुत इज्जत है। सैयद होना मुस्लिम में गर्व की बात है। इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। सैयद इस्लाम में बहुत प्रभावशाली हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 4 बेटे थे बहादुर शाह प्रथम के। ठीक, उसके बाद फिर सैयद बंधु ने वो अजीम मुस्तान के बेटे का ही समर्थन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अजीम मुस्तान ने ही हुसैन अली को पटना का गवर्नर बनवाया था और अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का। तो पहले से ही विशेष भूमिका निभा चुके हैं, कौन? अजीम मुस्तान। तो इसको लगता है कि अगर अजीम मुस्तान का बेटा गद्दी पर बैठेगा तो पहले से और ज़्यादा लाभ मिलेगा। मिलने की गुंजाइश है। हुसैन अली फर्रुखसियर के काल में मीर बख्शी और अब्दुल्ला खान वजीर घोषित हुआ। इसने भी जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। किसने? फर्रुखसियर ने। इसके काल में जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। अब ना राजपूत समस्या है, ना सिख समस्या है। समस्या कौन है? तो मराठे। मराठे इसके काल में क्या प्राप्त करेंगे? चौथ और सरदेशमुखी तो मिला ही है। इसके अलावा दक्कन के अगल बगल में जो 6 मुगल प्रांत थे, उनके चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मुगलों ने मराठे को दे दिया। मतलब अब मुगल और कमज़ोर होंगे। फर्रुखसियर के काल में मराठों को दक्कन की 6 प्रांतों की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार दिया गया। अब वसूली भी मराठे ही करेंगे। यही वह परिस्थिति है जब शाहू ने मुगलों को वचन दिया कि अगर मुगल संकट में होंगे तो 15,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मराठे मुगलों की सहायता करेंगे। फर्रुखसियर के समय गुरदासपुर में बंदा बहादुर को पकड़ने के साथ साथ 1716 में दिल्ली में उनकी हत्या की गई। ठीक, अब जो ये फर्रुखसियर हैं, उसको गंभीर बीमारी हो गई थी, फोड़ा हो गया था। वैद्य और हकीमों ने कह दिया अब इनका मरना तय है। इस बीमारी के साथ ही उसको दुनिया छोड़ देना है। ये जानकारी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों ने एक दूत मंडल बनवाया जिसका नेतृत्व किया जॉन सुरमन ने। यह अपने साथ एक सर्जन डॉक्टर भी ले गया जिसका नाम विलियम हैमिल्टन है, और अपने एक सहकर्मी को भी लेके गया और साथ में एक ट्रांसलेटर ले गया। सहकर्मी कौन थे? तो स्टीफन्स था, स्टीफन्स। और इस तरह से और ट्रांसलेटर इसलिए लेके गया कि संवाद हो सके, और इस तरह से फर्रुखसियर ठीक हो गया। अब यह स्वाभाविक है, जो आदमी मरने वाला हो और उसको जीवन मिल जाए तो प्रसन्न हो गया, और अंग्रेज़ों से पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने अपना दस्तावेज आगे बढ़ा दिया। उसने अंग्रेज़ों को 3,000 के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी को दस्तक कहते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। अब हर मामले में जो सैयद बंधु अपनी टांग अड़ा रहे थे, इसने सोचा कि इनकी हत्या कर दी जाए। इससे पूरी योजना भी बना ली। यह जानकारी मिल गई सैयद बंधुओं की, यह उन लोगों को निपटाना चाहता है। यह इन लोगों को निपटा नहीं पाया, इन लोगों ने ही इसको निपटा दिया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की हत्या करवाना चाहता था, लेकिन इस षड्यंत्र की जानकारी जब सैयद बंधुओं को मिली तो उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सेना की सहायता से 1719 में फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।